गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में सपाट कारोबार, एनर्जी, पावर और इंफ्रा शेयरों में तेजी, लेकिन मिड कैप में हो रही है बिकवाली। सेबी बोर्ड बैठक में आईएफसी से जुड़ी गाइडलाइंस को मंजूरी, 1 अप्रैल को होगी लागू। बैंकों को भी मिली बड़ी राहत। टेक ओवर नियमों में बदलाव के बाद अब बैंक कंपनियों का मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकेंगे। Our discussions and getting the opinion and the suggestions of the Reserve Bank always continue. वित्त मंत्री ने कहा आरबीआई सेबी में नहीं है कोई मतभेद। बोर्ड बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा आरबीआई और सरकार के बीच अहम मुद्दों पर समय समय पर बैठक करती रहती है। हम लोग उम्मीद रखते हैं और हमारी उम्मीद सफल होती है। वित्त मंत्री ने एक बार फिर कहा कि सरकारी बैंकों पर ब्याज दरें घटाने का कोई दबाव नहीं, बस उम्मीद है कि अब बैंक दरें जरूर घटाएंगे। और जेएसपीएल के शेयरों में 11% तक की जोरदार गिरावट। कंपनी के पावर बिजनेस के लिए जरूरी 3 ब्लॉक्स की बोलियां हुई खारिज। बाल्को को भी नहीं मिलेगा गारिफ पाल्मा 4-1 ब्लॉक। और एक नजर बाजार पर, बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही सुबह जिस हाई पर खुले थे अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी खास तौर पर अभी केवल 13 अंकों की मजबूती नजर आ रही है। हमें कि 8500 टू 8600 का एक दायरा है जिसे निफ्टी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और बहुत ही फ्लैट फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स। मिड कैप से जबरदस्त बिकवाली का दबाव जो है वो बाजारों को देखना पड़ रहा है और हम देख सकते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी ये रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं और उनके मुकाबले कम शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं। और जेएसपीएल जैसे कि कोल ब्लॉक के आवंटन को लेकर अब सवाल खड़े हो गए हैं। जेएसपीएल में हम जबरदस्त दबाव और मुनाफा वसूली सुबह से ही देख रहे हैं। एनएमडीसी, टेक महिंद्रा, जीएलएफ ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो बाजार के गिरावट में योगदान दे रहे हैं। लेकिन सन फार्मा को एफटीसी के फाइनल सन रैनबैक्सी के डील को जो एक फाइनल अप्रूवल एफटीसी से मिलता हुआ दिखा है उसकी वजह से सन फार्मा में तेजी है। भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, एमएनएम ये मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन बाजार फिलहाल बहुत ही वॉलेटाइल दिख रहे हैं। मेरे साथ अब जुड़ गए हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और ईस्टर्न फाइनेंशियल्स के राजेश अग्रवाल। गुड मॉर्निंग हमारे एक्सपर्ट्स को। राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या करने की सलाह देंगे निफ्टी में? इस तरह के जब वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन सामने रहते हैं तो क्या कॉल होगा निफ्टी पर आपका? गुड मॉर्निंग प्रियंका। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी वीक है और अगर हम देखें तो ब्रेकडाउन ये ऊपरी स्तरों से निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। फर्दर डिक्लाइन यहां से 40-50 पॉइंट्स का निफ्टी के अंदर रूल आउट नहीं किया जा सकता है। निफ्टी में नीचे की तरफ देखें तो 8520, 8530 नीचे में एक इमीडिएट सपोर्ट है और वहां तक निफ्टी शॉर्ट टर्म में एक्सपायरी तक गिरने का पोटेंशियल रखता है। मेरा ऐसा मानना है अगर किसी को बाइंग करनी है तो बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होके मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए। मार्केट में वोलेटिलिटी मेरा ऐसा मानना है यहाँ से बढ़ेगी। एक्सट्रीमली कॉशियस होकर ट्रेड करना चाहिए दोनों डायरेक्शंस में। ऑलराइट, और अब सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। सौदा आपका में अब जुड़े हमारे साथ राज शोलापुर से। राज जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर हमारे एक्सपर्ट की आप सलाह चाहते हैं? हाँ गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास टाटा स्टील है जो 420 के एवरेज पे है, 110 शेयर्स है। तो अभी मुझे इसमें और एवरेज करना चाहिए या इसे बस इस पे ही होल्ड करके रखना चाहिए? ऑलराइट, तो आपने एवरेज किया टाटा स्टील पर, फिर भी नुकसान हो रहा है इन्हें। राकेश जी, टाटा स्टील के चार्ट स्ट्रक्चर किस तरह के हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे आप राज जी को? क्या होना चाहिए इनका अगला कदम? देखिए प्रियंका, हमारा संपर्क टूट गया राकेश जी से फिलहाल। राजेश गुड मॉर्निंग, आपके पास आना चाहूंगी। टाटा स्टील ये आपको कैसी दिखती है? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि जो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि दबाव इस वक्त बना रहेगा क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं पूरे मेटल सेक्टर के सामने
तो उस कारण से ये दबाव है। दूसरे चाइना से भी अच्छे डेटा नहीं आ रहे हैं, वहां से भी थोड़ा दबाव है। लेकिन अगर मध्यम से लंबी अवधि की बात करूं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बेट साबित हो सकता है मेटल स्पेस में, एटलीस्ट अगर किसी को निवेश करना हो तो चूंकि इनका टाइम होराइजन मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एवरेज करते आ रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि थोड़ी मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं। तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि बने रहें और एवरेज करने की इस वक्त मन ना बनाए, क्योंकि अगर आप और पैसा डालना है तो कहीं और सेक्टर में जैसे कि फार्मा वगैरह जो इस वक्त अच्छा अपमूव दे रहे हैं वहां पर नया पैसा डालें, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसमें बने रह सकते हैं। ऑल राइट, वैसे तो फार्मा पसंद आ रहा है। आप फार्मा में कोई स्टॉक सजेस्ट करना चाहेंगे राजेश जी? देखिए, तो बहुत सारे स्टॉक है जो फार्मा में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट बहुत ज्यादा बढ़त भी हो चुकी है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कुछ चुनिंदा स्टॉक जैसे कि मिड कैप फार्मा की बात करूँ तो इप्का, लुपिन ये अच्छे लग रहे हैं, या फ्रंट लाइन की बात करूँ तो डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बायोकॉन ये ऐसे स्टॉक है जिसमें अगर 6 महीने से 9 महीने की अवधि के समझ के पैसे डाले जाए तो एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अब हमारे साथ है मनोज, पुणे से ये कॉल कर रहे हैं हमें। नमस्ते मनोज जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास नीलकमल और बजाज होल्डिंग है। बजाज होल्डिंग मैंने लिए थे 1420 में। इसकी अगर हम होल्डिंग वैल्यू देखें तो इस मोर देन 38,000 करोड़ एंड मार्केट वैल्यू इज ओनली 14,000 करोड़ रुपीज। तो मुझे इसमें एप्रिसिएशन ज्यादा दिखा था, इससे मैंने लिया था। एंड नीलकमल मैंने 250 में लिया था क्योंकि इसकी कैश ईपीएस इज मोर देन 50 रुपीज एंड इंडस्ट्री पी इज ऑल्सो मोर देन 30 रुपीज, मोर देन 30। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन भी फॉर मी इट शुड बी अराउंड 1200 रुपीज, बट ये अभी तक सिर्फ 420 के आसपास ही घूमा है। तो क्या मुझे इन दामों में और इन्वेस्ट करना चाहिए? 115 रुपए के नुकसान पर बैठे हुए हैं मनोज जी। लंबा चौड़ा सवाल था। राजेश जी, आप समझाना चाहेंगे बजाज होल्डिंग में क्या होनी चाहिए, इनकी रणनीति, और क्या ये अच्छा पिक है लंबे समय के लिए? दो चीजें प्रियंका जी। एक तो क्या है, जो ये वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूएशन है वो एक सर्टेन अमाउंट है और मार्केट कैप सर्टेन अमाउंट है, एक बड़ा गैप इनको दिख रहा है। वाकई ये सही बात है, न केवल बजाज होल्डिंग में बल्कि इस तरीके की जितनी भी होल्डिंग कंपनियां हैं जो कि अपने ग्रुप की कंपनियों पे शेयर होल्ड करते हैं, सारे ही डिस्काउंट पे चल रहे हैं। नॉर्मली जो बाजार में चल रहा है वो 35% to 40% ऑफ द वैल्यूएशन उनका मार्केट कैप होता है होल्डिंग कंपनी का। तो इस लिहाज से ये गैप है जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में फिल नहीं होने वाला है। थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी लेकिन फिल नहीं होगा ये गैप। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि बजाज होल्डिंग्स ऐसे शेयर होल्ड कर रही है जो बजाज ग्रुप के है, बजाज ऑटो कह लीजिए या इंश्योरेंस का वेंचर कह लीजिए, इस वजह से अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर बजाज ऑटो में बढ़त होगी, बजाज इंश्योरेंस फिनसर्व में बढ़त होगी तो ऑब्वियसली इनके वैल्यूएशंस भी बढ़ेंगे। तो एक बहुत अच्छा चुनाव है, बिल्कुल बने रह सकते हैं। इसी ग्रुप की एक और होल्डिंग कंपनी है महाराष्ट्र स्कूटर, जो भी सेम स्ट्रक्चर में है, तो चाहे तो वहां पर और भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों कंपनी में सेम वैल्यूएशन का वो गैप है और बिल्कुल एक स्ट्रांग बाय है दोनों ही। दूसरा स्टॉक इनका था नीलकमल प्लास्टिक का। बिल्कुल 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 250 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है और नीलकमल प्लास्टिक ये होल्ड करते हैं, क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल इनका नीलकमल प्लास्टिक का था, जहां की पी के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ही वैल्यूएशन गैप है और अच्छी कंपनी है, मोल्डिंग चेयर्स वगैरह बनाती है, प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनीज में है। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखें तो वॉल्यूम अक्सर बहुत कम होते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भले सस्ते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखें तो इस वक्त अपने ऊपरी लेवल्स पे चल रहे हैं, तो वहां पर एक बार निकल जाने की सलाह रहेगी। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। हम अभी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। रुक करते हैं आपके सवालों का। हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल और राजेश अग्रवाल बने हुए हैं आपके शेयरों पर सवाल का जवाब देने के लिए। रमेश प्रजापति से बात करूंगी। रमेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर हैं जिस पर सलाह चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट की?
और रमेश जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल हम तक पहुंच चुका था। इनके पास रैनबैक्सी के 200 शेयर हैं, 380 रुपए इनकी खरीद रही है, और साथ ही में वॉकहार्ट भी है इनके पास 200 शेयर और 480 रुपए इनकी खरीद रही है। दोनों में ही बहुत ही शानदार मुनाफे पर बैठे हुए हैं। और राजेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, रैनबैक्सी और वॉकहार्ट दोनों का ही इनका जो खरीदने का पॉइंट रहा है बहुत अच्छा रहा है, और इसे होल्ड करें? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि रैनबैक्सी में बिल्कुल इन्हें होल्ड करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में जब सन फार्मा के साथ इसका मर्जर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बढ़त इनको मिलेगी सन फार्मा के नए शेयर्स में, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। जहां तक वॉकहार्ट जी, इनके पास वॉकहार्ट है 200 शेयर और 480 रुपए इनकी खरीद रही है। बहुत अच्छा मुनाफा इन्हें वॉकहार्ट में भी हो रहा है। वॉकहार्ट में क्या करने की आप सलाह देंगे? अच्छा दिखता है ये स्टॉक, अगर लंबे समय तक कोई निवेश को रखना चाहता है तो? लगता है राजेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। राकेश बंसल से पूछते हैं वॉकहार्ट के बारे में। रैनबैक्सी तो क्लियरली राजेश जी की तरफ से होल्ड था। राकेश जी, वॉकहार्ट आपको कैसा दिखता है? हमारे जो ये दर्शक थे जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है, शानदार मुनाफे में बैठे हुए, 480 रुपए इनकी खरीद रही है। प्रियंका, जैसे भी आपने बोला कि शानदार मुनाफा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस शानदार मुनाफे को घर लेके जाना चाहिए। स्टॉक काफी बढ़ चुका है, ऊपरी स्तरों पे स्टॉक में एक सप्लाई भी देखने को मिल सकती है और यहां से करेक्शन एक रूल आउट नहीं की जा सकती है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं इनको राय दूंगा कि मुनाफे को बुक करें। ऑल राइट, तो राजी वॉकहार्ट के मुनाफे को बुक कीजिए। थोड़ा सा आपको इसमें अच्छा खासा जो है आपने बहुत अच्छे पॉइंट पर खरीदा था। अब बात करते हैं प्रेमचंद जायसवाल जी से, इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रेमचंद जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं आप? मैडम, मेरे पास 4500 शेयर फोर्टिस मलार के हैं। फोर्टिस मलार हॉस्पिटल। अच्छा, हाँ, 45 शेयर है या 4500 शेयर है? इसको होल्ड करें कि बेचें? अच्छा, चलिए, आपको अभी फिलहाल 25 रुपए पर शेयर के मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि इन्होंने जो हमें मेल लिखा था उसमें 4500 लिखा था, और 45 हम इस पर नहीं जाते कि किस क्वांटिटी पे है, लेकिन इन्होंने 24 रुपए पे खरीदा है, तो जाहिर तौर पर मुनाफा हो रहा है इन्हें पर शेयर में। राकेश जी, कैसा दिखता है आपको फोर्टिस मलार हॉस्पिटल का चार्ट? प्रियंका, अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी स्टॉक में हम देख चुके हैं, और ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने 64-65 के अराउंड एक क्या कहते हैं इसके अंदर एक अच्छी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या हल्के से बैक में स्टॉक के अंदर इनको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। वापस आइए। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और आज जेएसपीएल के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कोयला मंत्रालय ने कंपनी को तगड़ा झटका देते हुए 3 बोलियां खारिज कर दी है। हालांकि सूत्रों से खबर आ रही है कि कंपनी आज ही दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। पूरे अपडेट के साथ आवाज के रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग वरुण, कितना बड़ा झटका है ये जीएसपीएल के लिए, और क्या करने वाली है कंपनी अब? देखिए प्रियंका, इस कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कंपनी का जो पावर का कारोबार था वो पूरी तरह से गारे पालमा 4/2 और 4/3 माइन के ऊपर डिपेंडेंट था। जैसे इनका जो तानमार का जो ऑलरेडी ऑपरेशनल प्लांट है वो पूरी तरह से इन 2 कोल माइंस पे डिपेंडेंट था, और कंपनी का जो आगे का एक्सपांशन प्लान है, खासकर तानमार फेज 2 का जो एक्सपांशन प्लान है वो पूरी तरह से तारा कोल माइन के ऊपर डिपेंडेंट था। और अब जब कंपनी की ये जो कोल माइंस छिन गई है, तो कंपनी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होगी कि अब ये कोयले का सोर्सिंग कहां से करेंगे। करीब 3500 मेगावाट का ये पूरा तामनार का जो पावर प्लांट है वो है, और उसमें से कंपनी के पास केवल 1200-1300 मेगावाट के आसपास कोयला जो है वो लिंकेज है, यानी कि 2200 मेगावाट के आसपास कंपनी के पास जो पावर प्लांट है उसके लिए कोयले का कोई भी लिंकेज नहीं था। और इसके लिए कंपनी को ये जो माइंस है वो काफी जरूरी थी जीतना। कंपनी ने जीत जरूर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं कार्टेलाइजेशन का शक हुआ, कुछ जो बिडिंग प्रोसेस है वो सही नहीं होने का शक हुआ। इसके लिए सरकार ने इन माइंस को अब इस कंपनी के हाथ से ले लिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितनी भी ऑपरेशनल कोल माइंस या फिर टू बी ऑपरेशनल कोल माइंस सरकार या ऑक्शन करने वाली थी वो लगभग अब खत्म हो चुकी है,
जितनी भी माइंस बची है या तो वो लिटिगेशन में या फिर उनमें कोई और इश्यूज है। इसके लिए कंपनी के ऊपर अब सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो अपने तमनार का जो कंपनी का पावर प्लांट है उसके लिए कोयला ये लाएंगे कहां से, क्योंकि जो ऑपरेशनल माइंस है उसका ऑप्शन तो हो चुका है और अब कंपनी को कहीं ना कहीं बाहर से कोयला लाना पड़ेगा जिसका कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकता है। इसके लिए कंपनी पे एक ऑपरेशनल हिट पड़ सकता है। तो वैसे ही जो कंपनी विवाद में थी उस पर और एक विवाद जुड़ गया है और एक तकलीफ इस कंपनी के साथ जुड़ गई है और वो है गारे पाल्मा और तारा का जो कोल ब्लॉक है वो कंपनी के हाथ से छीनना। हालांकि हमें अभी अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि कंपनी जल्दी, यानी हो सकता है कि आज ही कंपनी सरकार के इस फैसले को जो है उसे दिल्ली हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील करते हुए दिखाई देगी। तो अब पूरी तरह से जो बॉल है वो दिल्ली हाई कोर्ट के पाले पे जाता हुआ दिखाई देगा कि वो इस कोल ब्लॉक के डिसीजन पे क्या फैसला लेते हैं, क्या वो कंपनी को कोल ब्लॉक वापस देते हैं या सरकार के फैसले के साथ ही जाते हैं। अगर सरकार के फैसले के साथ ही वो गए तो ये कंपनी के लिए काफी खराब खबर होगी। बिल्कुल, शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं जेएसपीएल के पावर बिजनेस पर इस खबर का पूरी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है और सुबह से ही हम इस स्टॉक को दबाव में भी देख रहे हैं। गिरावट अभी फिलहाल भी ये लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। सुबह से लेकर अभी तक 11 से 12% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही थी। जेएसपीएल के एमडी और सीईओ ने हमसे खास बातचीत में बताया कि रद्द होने के बाद कोयला की कमी को दूर करने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। गारे परमा 2 और 3 और जो दूसरा तारा है उन माइंस के बीच में हमें जो है मोस्ट कंपेटिटिव बिडर बने थे और तो हमें उसी से हमें उपलब्ध करने का हमारा जो पूरी हमारा प्लान था। तो अब जो है हमें दूसरे कौन कौन से ऑप्शन है उनके बीच में हम देख रहे हैं। कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड अब मिलेगा और देखा कि और कहां से इसको कोयले को हम ला सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा और अपनी जो आगे की हमारा एक्शन प्लान है उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। और अब एक सवाल लेते हैं हमारे दर्शक का जो जेएसपीएल से ही जुड़ा हुआ है। प्रमोद जी का सवाल है गाजियाबाद से। इनके पास जेएसपीएल के 300 शेयर हैं और इनकी खरीद का भाव 190 रुपए रहा है। 38 रुपए 20 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है प्रमोद जी को। लेकिन ये वही मौका है जब हमें जेएसपीएल के पूरे एक लॉन्ग टर्म पूरे की स्थिति पर भी नजर डालने को मजबूर करता है। और राजेश जी आपको यहाँ पर पूछना चाहूंगी, पहले तो प्रमोद जी को बताइए वो क्या करें जिनके पास जेएसपीएल के 300 शेयर हैं, और दूसरा अब आपको जेएसपीएल कहां खड़ी हुई दिख रही है? दिक्कतें हैं, झटका लग गया है, क्या व्यू बनता है इस पर? देखिए प्रियंका, अगर जेएसपीएल के बिजनेस मॉडल पर ध्यान दे तो इनके एक तो स्पंज आयरन में एक सबसे बड़ी कैपेसिटी है, दूसरे पावर में अच्छी कैपेसिटी जो हर तिमाही दर तिमाही ये बढ़ाते जा रहे थे। अब दिक्कत इनको कोयले को लेकर के है और मैनेजमेंट अभी तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे पाया है कि आने वाले दिनों में कोयले को लेकर के इनकी रणनीति क्या होगी। तो जब तक ये क्लैरिफाई नहीं होता है कि कोयले को लेकर रणनीति नहीं क्या होगी तब तक मुझे लगता है कि ये दबाव बना रहेगा। दूसरे जहां इतनी सारी दिक्कतें हैं कोयले को लेकर के, अगर ये बाहर से आउटसोर्स भी करते हैं तो मुझे लगता है इनका कॉस्ट एस्केलेट हो जाएगा, जिससे इनके आने वाले दिनों में मार्जिन्स पे क्लियरली प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये तो रही नेगेटिव बातें, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड में अगर मैं देखूं तो ये कोयला ब्लॉक जो डी एलोकेशन हुआ था उसके पहले ये स्टॉक 300-350 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, जहां से गिरते गिरते करीब 50% के आसपास से रह गया है। मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से इनके जो एसेट्स है और दूसरे बिजनेस है उनको देखते हुए ये डाउनसाइड रिस्क का बहुत कम बचता है। अगर कुछ गिरावट आती भी है तो वो सिर्फ कोई खबरों के चलते ही आ सकती है, नीजक रिएक्शन के कारण से आ सकती है। हो सकता है कि यहाँ से 10-15% की और गिरावट आने वाले दिनों में नजर आए, लेकिन उससे ज्यादा गिरावट मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही। 120-125 मैक्सिमम डाउनसाइड समझता हूं मैं इसका। तो वहां पर अगर आता है तो नए निवेशक बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। जो बने हैं उनको बने रहना चाहिए। नई एडिशन की सलाह इस वक्त नहीं दूंगा जब तक कि स्टेबिलिटी नहीं आती है। और मेटल स्पेस में अगर कोई नया निवेश करना है तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, टाटा स्टील एक प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। ऑलराइट, और अब रुक करते हैं कुछ और सवालों का। हरिलाल पाल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। गुड मॉर्निंग मिस्टर पाल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम अपने पास BEML है। जी कौन सा शेयर आपने बोला सा? BEML है। कितने शेयर है, किस भाव पर लिया था आपने? 200 लिया था मैंने, 822 भाव में।
200 शेयर हैं 822 के भाव में BEML के। क्या होना चाहिए इनका अगला कदम, पूछते हैं राकेश जी से। राकेश जी, BEML इन्होंने लिया था, मुनाफा तो इन्हें जरूर हो रहा है क्योंकि अभी 1025 के आसपास है ये और इनकी खरीद 822 रुपए की रही है। आपको कैसे दिखते हैं इसकी चार्ट स्ट्रक्चर? प्रियंका, चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। अगर इनका नजरिया इमीडिएट शॉर्ट टर्म है, अगर इनको शॉर्ट टर्म में पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मेरा ऐसा मानना है मुनाफा वसूल करना चाहिए। अगर ये पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं 6 से 8 महीने तो क्लियरली पोजीशन में बने रहें। ऊपर में मेरा ऐसा मानना है 1180 से लेकर 1200 के स्तर क्लियरली ऊपर में देखने को मिलेंगे। इन लक्ष्यों के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, तो होल्ड कीजिए BEML को फिलहाल। हरिलाल जी ये सलाह दे रहे हैं आपको राकेश बंसल। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, वापस आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका और हर्षल जादव पुणे से जुड़े अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर जादव, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम मेरे पास रिको इंडिया के शेयर है और 485 के रेट पे 185 शेयर। हाँ। और LIC हाउसिंग फाइनेंस के है 488 के रेट पे 161 शेयर। बिल्कुल, तो आपको रिको इंडिया में तो मुनाफा हो रहा है, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको नुकसान पर बैठे हुए हैं 37 रुपए के आसपास के। राकेश जी, अब रिको इंडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस क्या राय बनती है, क्या कहना चाहेंगे आप मिस्टर जादव को? प्रियंका, रिको इंडिया की बात करें, जो मुनाफा हो रहा है मेरा ऐसा मानना है उस मुनाफे को बुक करना चाहिए। LIC हाउसिंग भी काफी बड़ी रैली दिखा चुका है और अभी हम देखें तो एक करेक्टिव मोड में चल रहा है। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो मैंने राय दूंगा LIC हाउसिंग के अंदर भी किसी भी रैली में स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। ऑलराइट, और अब अगर आप निकलने की सलाह दे रहे हैं इससे, तो कहां निवेश करने के लिए कहेंगे? प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में काफी बड़ी रैली हम निफ्टी के अंदर, भारतीय बाजारों के अंदर देख चुके हैं। द ओनली पॉजिटिव इज कि US मार्केट स्टैंड कर रहे हैं और इस समय भारतीय बाजार एक करेक्शन दिखा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर किसी को नया निवेश मार्केट में करना है तो थोड़ा रुकना चाहिए। अगर हम टेक्निकली देखें तो यहां से एक डीप करेक्शन मार्केट में रूल आउट नहीं की जा सकती है। उसके मद्देनजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए नए निवेश के लिए रुकना चाहिए। या तो मार्केट के अंदर एक डीप करेक्शन आएगी या अदरवाइज मार्केट एक टाइम वाइज एक करेक्शन के अंदर जाएगा। तो दोनों सूरतों में मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर डीप करेक्शन आती है तो निचले स्तरों पर खरीदना चाहिए, अदरवाइज यहां पर एक बेस बनेगा, थोड़ा रुकना चाहिए, एक्सट्रीम कॉशियस होकर बाइंग करनी चाहिए। यानी अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है उससे राकेश जी कह रहे थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि आने वाले समय में और डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है और तब खरीदारी का अच्छा मौका होगा। तो अभी दूर रहने की सलाह। अगला सवाल अमित पूछ रहे हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित जी बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, मैंने लैंडको इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर लिया 1110 ₹5.55 के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म के लिए वो कैसे है? अच्छा, राजेश जी, लैंडको इंफ्राटेक में क्या सलाह देना चाहेंगे अमित जी को आप? देखिए, फंडामेंटल्स बहुत ही बुरी हालात में है, बावजूद इसके कि पावर की एक अच्छी क्षमता है इनकी। लेकिन अगर आप देखें तो डेट इतना बड़ा है कि उसको चुकाना थोड़ा दिक्कत की बात है और ब्याज के खर्चों में ही सारे मुनाफा निकल जा रहा है। ऑपरेशनली अगर आप देखें तो बॉटम लाइन नेगेटिव में चल रही है और मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दबाजी में इनका डेट का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। हालांकि कंपनी बहुत जोरों से कोशिश कर रही है कुछ अपना स्टेक बेचने की, कुछ प्रोजेक्ट्स बेचने की, लेकिन बहुत जल्दबाजी में कुछ होगा नहीं। लंबी अवधि में भी दिक्कतें ही नजर आ रही हैं। तो बेहतर होगा कि एक बार निकल जाएं। जब कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, बट इस वक्त बहुत ही हालात खराब है, निकल जाना ही बेहतर होगा। जाहिर सी बात है अमित जी को उसका प्राइस बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होगा, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट जिस दौर से गुजर रहा है, राकेश जी से भी मैंने यही सवाल पूछा, आपसे भी पूछना चाहूंगी, अगर आप लैंडको इंफ्रा से निकलने की सलाह देंगे तो कौन सा ऐसी कंपनी के स्टॉक्स हैं खरीदने की सलाह देंगे लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो?
देखिए प्रियंका, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फार्मा अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है, जिसमें मिड कैप फार्मा खास करके इप्का, लुपिन अच्छे लग रहे हैं। बैंकिंग साइड में अगर देखूं तो पीएसयू बैंक में थोड़ी एनपीए को लेकर दिक्कत बनी हुई है, जिसके कारण से हो सकता है दबाव में रहे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक जहां अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश किया जा सकता है, इंडसइंड बैंक में निवेश किया जा सकता है, वैल्यूएशन के लिए सीएस बैंक बहुत सस्ता लग रहा है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग काउंटर्स है वहां पे निवेश किया जाए। अगर कोई करेक्शन आता भी है, कि राकेश जी कह रहे थे कि टेक्निकली उन्हें करेक्शन नजर आ रहा था, ऐसा कोई करेक्शन आता भी है तो ये स्टॉक भी गिरेंगे, नो डाउट ऑन दैट। बट चूंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आगे आने वाली रैली में वापस परफॉर्म करेंगे। आप साल भर का नजरिया रखें और बिल्कुल मुनाफे में रहेंगे। और अब सुलय कुमार जी हमारे साथ जुड़े अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर सुलय, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैम। ये स्ट्राइड एक्ला मैम 600 रुपए के रेंज में लिया हुआ है, तो अभी जैसे मुनाफा लेना चाहिए और ऐड कर लें। हाँ, और बहुत अच्छा मुनाफा भी हो रहा है आपको। राजेश जी, क्या ये सही समय होगा प्रॉफिट बुक करने का स्ट्राइड एल्को लैब में? नहीं प्रियंका, रेदर मैं तो ये कहूंगा कि अगर इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। हो सकता है इतने अच्छे रनअप के बाद इन्हें 5-7% का करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। कम से कम मौजूदा स्तर से मुझे यहाँ से 20-25% की बढ़त बिल्कुल नजर आती है। तो अगर इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हैं या जो नए दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी इसमें निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अगर इन पैसों की जरूरत नहीं है तो अपने निवेश को बढ़ाइए, इसमें एक अच्छी आने वाले समय में आपको और मुनाफा हो सकता है। सुलय, सागर जी से बात करूंगी, मुंबई से जुड़ रहे हैं। नमस्ते सागर जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर जी, मेरे पास पीटीसी इंडिया फाइनेंस है, मैंने 14 रुपए पे लिए थे, 1000 शेयर है। और साउथ इंडियन बैंक है, वो भी मेरे पास 1000 शेयर है, 25 रुपए पे लिए थे। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे रखना है। लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका, दोनों में ही लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। राजेश जी, पीटीसी इंडिया फाइनेंस और साउथ इंडिया बैंक, अभी आप बैंक की बात भी कर रहे थे, तो इसमें साउथ इंडिया बैंक कहाँ खड़ा होता है और पीटीसी इंडिया फाइनेंस के बारे में भी बताइए अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो। देखिए, लंबी अवधि के लिए दोनों ही स्टॉक एक अच्छे स्टॉक साबित हो सकते हैं, जहां की एक अच्छा डिविडेंड की उम्मीद की जा सकती है। एक एक करके अगर लूँ तो पीटीसी इंडिया फाइनेंस बहुत स्ट्रांग काउंटर है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, इनकी जो होल्डिंग है वो बहुत अच्छी है और उस वजह से मुझे लगता है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, लंबी अवधि में बिल्कुल अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। साउथ इंडियन बैंक की बात करूं तो एक टेक ओवर कैंडिडेट साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में जब नए बैंकिंग लाइसेंस जिनको मिले हैं वो ऑपरेशंस में आएंगे तो हो सकता है कि वहां पर एक उम्दा टेक ओवर कैंडिडेट के रूप में उभर कर आए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है, ऑपरेशनली दूसरे बैंकों के वनिस्पत एक अच्छी स्टैंडिंग में है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, मुझे लगता है बिल्कुल बने रहे। हालांकि मार्केट के लिहाज से ये उतना मूवमेंट नहीं देता है, हाई बीटा स्टॉक नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि दूसरे बैंक परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट लंबी अवधि में मुझे लगता है कि 20 से 25% का सालाना रिटर्न बिल्कुल दे सकते हैं। और हम लेते हैं अब छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी और भी सवाल बाकी हमारे दर्शकों के, जिन्हें हम शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। और अब संगम जुड़ गए हमारे साथ पुणे से, जानते हैं क्या जानना चाहते हैं। संगम, पूछिए कौन सा शेयर है आपके पास? तो मैम गति है 158.26। ऑलराइट, और आपको अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है इसमें संगम जी को। राकेश जी, गति में क्या करने की आप सलाह देना चाहेंगे? 37 रुपये 55 पैसे के नुकसान पर बैठे हैं संगम। प्रियंका, इसमें हमने बड़ी अच्छी एक रैली देखी थी और हम देखें तो लगभग स्टॉक 35-40 रुपए से लगभग स्टॉक ने 340 तक की रैली दिखाई थी। चार्ट देख के ऐसा लगता है कि वो रैली खत्म हो चुकी है, एटलीस्ट फॉर मीडियम टर्म एक डीप करेक्शन इसके अंदर रूल आउट नहीं किया जा सकता है। क्लियरली स्टॉक सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। मैंने राय दूंगा किसी भी उछाल पर पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। अगर इन्हें कोई मामूली 10-15 रुपए नुकसान में भी एग्जिट मिलता है तो एग्जिट लेना चाहिए।
गति से एग्जिट करने की सलाह दे रहे हैं राकेश जी। अगला सवाल हमारे पास SMS के जरिए आया है दीपक टोगी जी का सोलापुर से, और ये जानना चाहते हैं एक्सिस बैंक के इनके पास 250 शेयर हैं, 600 रुपए में इन्होंने खरीदा था। साथ ही में एलिम्बिक है इनके पास 200 शेयर और 39 रुपए इनकी खरीद रही है, और आगे क्या करना चाहिए एक्सिस बैंक और एलिम्बिक में, और इन दोनों ही सेक्टर्स की बात हम अभी राजेश जी से भी कर रहे थे। राजेश जी, एक्सिस बैंक और एलिम्बिक क्या सलाह बनती है इनके लिए? जी बिल्कुल, दोनों में ही बने रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक ने भी तिमाही दर तिमाही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, एनपीएस कंट्रोल में है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, उसमें एक्सिस बैंक वन ऑफ दम है, तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। दूसरी ओर जहां एलिम्बिक का सवाल है, वो भी मिड कैप फार्मा में एक अच्छी रैली दिखा चुका है, और वहां भी मुझे एक अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स तक। मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो कैचअप करेगा। एक अच्छी रैली ऑलरेडी दिखा चुका है बिल्कुल, लेकिन फिर भी 10 से 15% की बढ़त की गुंजाइश बिल्कुल बनती है। तो मैं कहूंगा कि मौजूदा स्तर से अगर 15% की और बढ़त आती है आने वाले दिनों में, तो वहां पे मुनाफा वसूल कर ले, लेकिन एक्सिस बैंक में बने रहें। ऑलराइट, और अब युवराज हिंडोलकर कोल्हापुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपने सवाल के साथ। गुड मॉर्निंग मिस्टर युवराज, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम, मेरे पास सी महिंद्रा की 3000 शेयर है, 12 रुपए 35 पैसे से खरीदे मैंने, और एसबीआई के 50 शेयर है 290 के भाव से। तो क्या करना चाहिए मुझे मैम इसके लिए? चलिए, तो सी महिंद्रा बताया इन्होंने, और एसबीआई के भी शेयर हैं जो इनकी खरीद रही थी 290 रुपए, फिलहाल 276 के आसपास है एसबीआई। राकेश जी, सी महिंद्रा में क्या सलाह देंगे? 3000 शेयर हैं इनके पास, और साथ में इन्होंने बताया कि एसबीआई के 50 शेयर होल्ड करते हैं। देखिए प्रियंका, अगर हम सी महिंद्रा की बात करें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी खराब है, और जिस तरीके से स्टॉक का रुझान है, फर्दर भी स्टॉक यहां से गिर सकता है। ऊपर से भी हमने एक वर्टिकल डिक्लाइन स्टॉक के अंदर देखा है। मेरी राय होगी कि सी महिंद्रा के अंदर तो अगर इनका किसी भी तरीके का नजरिया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही नजरिया में उस स्टॉक से निकलना चाहिए। स्टेट बैंक में इनको नुकसान हो रहा है, नजरिया अगर ये थोड़ा सा लंबा करते हैं तो क्लियरली पोजीशन में बने रह सकते हैं। ऑलराइट, और इसी के साथ हमारे एक मेहमान राजेश जी से धन्यवाद कहने का वक्त हो गया है। राजेश जी, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे आप? प्रियंका, जिन स्टॉक्स में चर्चा हुई है उसमें मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि कोई क्लाइंटों के या कंपनी की पोजीशन हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लाएंगे स्टॉक्स फटाफट, जिसमें आपको सलाह देने वाले हैं राकेश बंसल कि क्या करें आप अपने शेयर्स में। फटाफट और सटीक सलाह इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सौदा आपका में वक्त है स्टॉक्स फटाफट का, यानी हम अपने मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल के साथ आपको देंगे फटाफट जवाब, क्या करें क्या ना करें। समीर मेहता जी का सवाल सबसे पहले शामिल करते हैं। इनके पास आईसीआईसीआई बैंक है, 500 शेयर हैं, 364 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। राकेश जी, क्या सलाह है आईसीआईसीआई बैंक में? प्रियंका, मेरी राय होगी कि पोजीशन में बने रहें और नजरिया थोड़ा लंबा रखें, 6 से 8 महीने का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करें। निर्मल जैन सूरत से जानना चाहते हैं, वेल्सपन इंडिया के 4500 शेयर हैं, 150 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है कि जो इतना अच्छा शानदार मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे को बुक करके घर पे लेके जाना चाहिए। देवेंद्र सोनी जानना चाहते हैं कि ऑर्किड केमिकल में क्या करना चाहिए। अब 1000 शेयर हैं, 82 रुपए इनकी खरीद का भाव है। प्रियंका, जहां फार्मा इतनी अच्छी रैली दिखा रहा है, ये बिल्कुल भी स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या किसी भी उछाल पर इस स्टॉक से निकलें। अगर फार्मा में कहीं निवेश करना है तो मेरी पहली चॉइस सन फार्मा होगी, फॉलोड बाय लुपिन। विनय जानना चाहते हैं कि डीएलएफ के इनके पास 9000 शेयर हैं, 142 रुपए इनकी खरीद रही थी, और अब सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए अगला कदम। प्रियंका, ये एक ट्रेडिंग स्टॉक है, जो एक पॉजिटिव न्यूज आई थी इस स्टॉक के अंदर, उसके चलते एक रैली बनी थी। मेरा ऐसा मानना है अब इस स्टॉक में मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर आना चाहिए। नीता जैसलमेर से EIH पर सलाह चाहती हैं, 400 शेयर हैं, 110 रुपए में इन्होंने खरीदा था।
प्रियंका थोड़ी सी महंगी खरीद है, बट नीचे में देखें तो 90-95 स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल तो पोजीशन को होल्ड करें, बट इसमें लंबी अवधि का नजरिया ना बनाएं। ऊपर में 115-117 के भाव मिलते हैं तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। गुवाहाटी के राजू कुमार के पास टाटा पावर के 500 शेयर हैं, 90 रुपए में इन्होंने खरीदा था। प्रियंका स्टॉक क्लियर एक डाउन ट्रेंड के अंदर है और यहां से भी गिरावट शॉर्ट टर्म में रोल आउट नहीं की जा सकती है। किसी भी उछाल पे पोजीशन से निकलें। रतन मुंद्रा राजकोट से पूछ रहे हैं कर्नेक्स माइक्रो के बारे में। 500 शेयर हैं इनके पास, 71 रुपए पर शेयर इनकी खरीद रही है। प्रियंका मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। किसी भी रैली पर इस स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। वी में राजकर जी का अगला सवाल शामिल करते हैं। स्ट्राइड्स एर्को लैब में क्या करना चाहिए? 100 शेयर हैं, 629 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा था। प्रियंका एक डेफिनेटली काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, एक मुनाफा हो रहा है, बट जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस स्टॉक के अंदर थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया बनाना चाहिए। पोजीशन को क्लियरली होल्ड करना चाहिए। यहां से भी प्राइसेस में इजाफा देखने को मिलेगा। कोलकाता की अरुणिमा बोस होल्ड करती हैं केएसके के 100 शेयर, 118 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका इस स्टॉक से मेरा ऐसा मानना है किसी भी रैली पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। आरएन चौधरी जानना चाहते हैं एनटीपीसी के 1300 शेयर हैं इनके पास, 164 रुपए में इन्होंने खरीदा था। अब आगे क्या करें? प्रियंका स्टॉक अच्छा है, नीचे में 135-137 एक अच्छा सपोर्ट है, क्लियरली बने रहना चाहिए, बट साथ में ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। लंबी अवधि का नजरिया बनाए। सुमित अग्रवाल इलाहाबाद बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर है, 150 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका एक डिक्लाइन चल रहा है इंटायर बैंकिंग स्पेस के अंदर, चाहे वो पीएसयू हो चाहे प्राइवेट बैंकिंग हो। किसी भी उछाल पे मेरा ऐसा मानना है इलाहाबाद बैंक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलराइट, और पराग पूछ रहे हैं गुजरात अल्कली में क्या करें? 1500 शेयर ये होल्ड करते हैं, 225 रुपए के भाव पर खरीदा था। प्रियंका टेक्निकली स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, किसी भी उछाल पर स्टॉक से निकलने की राय होगी। जयपुर के दीपक सोनी के पास मारुति के 800 शेयर हैं, 350 रुपए के भाव पर खरीदा है इन्होंने। प्रियंका मारुति ने एक अच्छी रैली दिखाई है। अगर हम देखें तो 2000 के भाव से कंटिन्यूस एक बड़ी रैली देखी है। काफी नीचे के इनके स्तरों के खरीदा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है शायद जब आईपीओ आया था उन स्तरों के आसपास स्टॉक इन्होंने खरीदा था, बट जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अगर मैं इनकी जगह होता तो इन स्तरों पर मुनाफा वसूली करता। आयुष कुमार पूछ रहे हैं जेएनके बैंक में क्या हो अगला कदम? 1650 शेयर, 165 रुपए के भाव पर खरीदा गया। प्रियंका काफी खराब स्ट्रक्चर है जेएनके बैंक का, क्लियरली सेल ऑन रैली वाला स्टॉक है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पर इस स्टॉक से निकलें और उस नुकसान की भरपाई के लिए पैसे को प्राइवेट बैंक के अंदर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या इंडसइंड बैंक में स्विच करें। वाराणसी के गुलशन जी के पास मॉयल के 1000 शेयर हैं, 311 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका एक क्लियर एक अंडर परफॉर्मर है स्टॉक है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पर 322 से लेकर 327 रुपए के अराउंड स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। डीएचएफएल में क्या करें? सुनील भारद्वाज पूछ रहे हैं। 600 शेयर हैं और 424 रुपए 40 पैसे इनकी खरीद का भाव रहा है। प्रियंका पिछली बार जब रेट कट हुआ था तो हमने एक हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एक रैली देखी थी। अब इस स्पेस भी एक करेक्टिव मोड के अंदर है और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए काफी नीचे की खरीद नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है स्टॉक। जो मुनाफा हो रहा है उस मुनाफे को बुक करना चाहिए। वरुण गुप्ता जी के पास लैंडको इंफ्राटेक के 59,000 शेयर हैं, 8.5 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदा था। क्या करना चाहिए इसमें? प्रियंका काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है। किसी भी उछाल पर मेरा ऐसा मानना है इतनी बड़ी क्वांटिटी है, किसी भी उछाल पर पोजीशन से निकलने की कोशिश करें। पारस चौधरी के पास टीबीजेड के 100 शेयर हैं, 185 रुपए इनकी खरीद रही है। प्रियंका इस स्पेस में अगर हम देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज आ रही हैं, जैसे टाइटन भी रैली लेता है, पीसी ज्वेलर रैली ले रहा है, बट ये स्टॉक क्लियर अंडर परफॉर्मर है। इस स्टॉक से इनको निकलना चाहिए। अगर इसी स्पेस में रहना है तो टाइटन एक काफी बेहतरीन विकल्प है। चलिए राकेश जी, इसी के साथ शुक्रिया आपका। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? प्रियंका जिन भी स्टॉक्स में बात करी है किसी में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट हमने अपने क्लाइंट्स को मार्केट में एक वीकनेस है जो राय यहां दी है कि मार्केट से बाहर निकलना चाहिए, वही राय हमने अपने क्लाइंट्स को दी हुई है।
धन्यवाद आपका सौदा आपका से जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। सौदा आपका में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप और इसमें क्या खास होगा जानते हैं हम मेरे सहयोगी हेमंत घई से। हेमंत, क्या खास है आज कमोडिटी राउंड अप? प्रियंका, आलू के भाव जिस तरह से गिर रहे हैं, साफ तौर पर काफी लोग चिंतित हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले 3% दाम गिर चुके हैं। बताएंगे आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, साथ ही कच्चे तेल में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, वहां भी दबाव में कारोबार हो रहा है, इस सब पर जानकारी देंगे ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए CNBC। आभार।